बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से पूरे मुल्क के अंदर एक सिचुएशन बनी हुई है। हुकूमत को पता नहीं चल रहा या हुकूमत समझ नहीं रही क्या हो रहा है, स्ट्रैटेजी क्या है, क्यों हो रहा है, किसकी ईमा पर हो रहा है और इसका रिज़ल्ट क्या होने जा रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पॉलिसी की मैं दो तीन बड़ी पहले मेजर बातें करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पॉलिसी स्टेट की होती है और पॉलिसी ये है कि कोई ग्रुप, एक या बहुत ज़्यादा ग्रुप ऐसे नहीं कर सकते कि वो स्टेट को मफलूज करें, वो किसी मुल्क को मफलूज करें। नहीं हो सकता कि लोगों की आज़ादी को रोका जाए। ये नहीं हो सकता कि लोगों को कारोबार पे जाने से रोका जाए। ये नहीं हो सकता कि सड़कें बंद की जाएं। ये नहीं हो सकता कि लोग बेरोजगार हों किसी भी ग्रुप की तरफ से। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई स्ट्रैटेजिक फेलियर हो रहा है उस हुकूमत का, उस रियासत का। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए किसी हुकूमत की? अगर आपको पता है कि कोई ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ जो मैंने अपने प्रीफिक्स में बताया है, ये सब कुछ हो रहा है और उसके बावजूद आप उसको कर्टेल नहीं कर पा रहे, आप उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे और उसके नतीजे में कैजुअल्टीज हो रही हैं, उसके नतीजे में लोगों की जिंदगी मुश्किल हो रही है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हुकूमत की पॉलिसी क्या है, पॉलिसी है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यही इशू है पिछले 15 दिनों से 10-15 दिनों से जो हम जीटी रोड के ऊपर देखते हैं। एक कलअदम तंजीम है और मैं ये बताता चलूं, पाकिस्तान के लॉ में कलअदम तंजीम के कोई राइट्स नहीं होते। ये चीज़ें हमें समझनी बड़ी ज़रूरी हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम टैक्टिकल हैंडलिंग के ऊपर। टैक्टिकल हैंडलिंग कौन करता है? पुलिस करती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करती हैं, क्राउड को हैंडल करते हैं। लेकिन जो हम तस्वीरें देखते हैं, हमने देखा है कि बदकिस्मती से वो चीज़ें भी ठीक नहीं हुई। अब सवाल आता है कि जी पुलिस को हमने किस लिए प्रिपेयर किया हुआ है? इनका काम क्या है? यहाँ पर 2.25 लाख की पंजाब पुलिस है, इनका काम क्या है? इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को प्रिवेल करना। लेकिन अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल करने के अंदर कोई ऐसा ग्रुप इनके ऊपर फायरिंग करता है जिसमें डेथ कैजुअल्टीज होती हैं, तो ये बगावत समझी जाती है। सो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब यह है कि स्टेट के अगेंस्ट बगावत हो रही है। उसके लिए आपने किस हद तक उसको टॉलरेट करना है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 0 टॉलरेंस आती है ऐसे तमाम अनासर के खिलाफ। सो पिछले 10-12 दिनों में इस तमाम प्रीफिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका हम फेलियर होते देख रहे हैं। चीजें एड्रेस नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत कुछ कहती है, एक वजीर कुछ कहता है, दूसरा वजीर कुछ कहता है और इस पर्टिकुलर केस में मैं क्रेडिट दूंगा ऑपोजिशन को कि वो सियासत नहीं कर रहे। क्योंकि हमने देखा कि पहले हमेशा जब भी कोई ऐसा इशू होता था, ऑपोजिशन हमेशा सियासत करती थी, लेकिन ये एक वाहिद बार है कि ऑपोजिशन इस पर सियासत नहीं कर रही। निगोशिएशंस अगर आपने करनी है तो किससे करने जा रहे हैं? आप आम माफी की बात अगर कर रहे हैं तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं कि कोई भी ग्रुप उठेगा और वो स्टेट को डिक्टेट करेगा। सो इन तमाम केसेस के अंदर एंड रिजल्ट ये है कि आपके पुलिस के 11 जवान शहीद हो चुके हैं, ये रियलिटी है। आपके 14 से ज्यादा शदीद जख्मी हैं, आपके 520 जख्मी हैं। कल रात को कोई 10:30-11 बजे के करीब मुझे एक वॉइस मैसेज आया एक मां का, और उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज करके कहा कि ये एक बच्ची जो एक अपने उसका बाप पुलिस में था, उसके जनाजे पर खड़ी थी, इसका क्या कसूर है? ये पूरी जिंदगी क्या कहेगी कि मेरे बाप के साथ क्या हुआ और किसने किया और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ये कहना बहुत आसान होता है कि जी इनके लोगों को, इनकी फैमिलीज को हम भर्तियां कर देंगे एंड ऑल दैट, लेकिन उस बच्ची की पूरी जिंदगी की परवरिश का कौन जिम्मेदार है? ये जितने जवान शहीद हुए हैं, जो इस वक्त सिचुएशन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या हम सिर्फ डिबेट करते रहेंगे?
इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है आफ्ताब जहांगीर साहब ने, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं मजहबी अमूर के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं अली गौहर बलोच, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरे साथ हैं कादर खान मंदोखेल, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आफ्ताब भाई, तमहीद बांधे बगैर आपसे बात का मैं आगाज करूंगा। हुकूमत की स्टेट पॉलिसी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसके तहत आप लोग समझते हैं कि ये चीजें अब इस वक्त सामने हैं? आपने देखा पिछले 10 दिनों में जो हुआ है, अब इस पर हम अमल दरामद करेंगे। जी आफ्ताब भाई। जी आफ्ताब भाई, आपको आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही मंसूर? जी जी, अब आ रही है आफ्ताब भाई आवाज? हेलो जी जी, आफ्ताब भाई आवाज आ रही है? जी आफ्ताब साहब को जी आवाज नहीं जा रही, पीसीआर जरा काइंडली चेक करें। अली गौहर साहब, आपकी तरफ में आता हूं। यही सवाल सर, एक सिचुएशन क्रिएट हो गई हुई है और बहुत सीरियस सिचुएशन है। लोगों का ट्रस्ट लेवल मेरे ख्याल में काफी इस पे बहुत इशू में है कि हम किसकी बात का यकीन करें। एक वजीर कुछ कह रहा है, एक वजीर कुछ कह रहा है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्चुअली पिस्ड ऑफ सिचुएशन में है, रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है पूरा पंजाब। कैसे आप इसको एनालाइज करते हैं पूरी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मंसूर, जो सूरत हाल है इस वक्त हमारे मुल्क में काफी दिनों से, पहले ही हमारे पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बेचारे गुर्बत की चक्की में और महंगाई की चक्की में पिस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ऊपर से जो ये सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, और आपको पता है कि सड़कें भी इस वक्त ब्लॉक हैं जी। और पूरी जो कौम है, मतलब है कि वो ज़हनी तौर पर मैं समझता हूँ कि एक तनाव का शिकार है। क्योंकि ये हुकूमत जो है, इन्होंने छोटे से छोटा इशू हो या बड़े से बड़ा इशू हो, आपने देखा होगा कि कोई मसला भी इस हुकूमत से हल नहीं होता। हाँ, ये हुकूमत का फोकस सिर्फ और सिर्फ ये होता है, अपने मुखालफिन को आप गालियां जितनी मर्जी इनके मुजर्रा से दिलवा दें, यकीन करें ऐसे ऐसा टेंस आता है इनको गालियों में कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और सुना भी नहीं होगा। तनकीद करवा लें, दूसरों को विक्टिमाइज इनके हाथों से जितना मर्जी करवा लें। जो ये सूरत हाल है, आपने देखा होगा कि आप वो मादी का वक्त याद करें मंसूर, कि जब इमरान खान सड़कों पर खड़े होकर कहते थे कि मैं पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन करूंगा, मैं इस्लामाबाद को बंद करूंगा, मैं कराची को बंद करूंगा, मैं लाहौर को बंद करूंगा, और उन्होंने बंद किया और लोगों की जिंदगी उसकी इन्होंने अजीरन की। आज ये कहते हैं कि ये भाषण देते हैं कि जनाब हम हुकूमत की रेट बहाल करेंगे। ये उस वक्त जब 126 दिन का धरना इन्होंने रेड जोन के अंदर जाकर दिया और डी टॉप के ऊपर जाकर दिया, क्या उस वक्त पाकिस्तान का ये सरजमीन नहीं थी? जिस वक्त आपको याद होगा कि इन्होंने धमकियां दी कि चाइना का सदर जो है वो पाकिस्तान में ना आए, और आपको पता है कि बिजली के और गैस के बिल जलाए गए, क्या वो पाकिस्तान नहीं था? आज अगर एक पार्टी सड़कों के ऊपर निकली है, वो इस्लामाबाद तक अगर चले जाते हैं कुछ लोग, तो मकसद ये है कि जब तक वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल न क्रिएट हो, किसी का एहतजाज करना तो उसका आईनी हक बनता है। तो मकसद ये है कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को खराब ना करे और कानून की हदूद में रहते हुए अपना प्रोटेस्ट नोट करवाएं, तो उनको प्रोटेस्ट से रोका नहीं जा सकता। और आज के जो वजीर दाखिला है, जो शेख रशीद साहब है, आपको पता है कि जब उस वक्त ये तहरीक लब्बैक ने मतलब है कि धरने दिए थे, और उस वक्त जब प्रोटेस्ट किया था, जब हमारी हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो ये मौसूफ शेख रशीद साहब जो थे, ये कहते थे कि आग लगा दो मुल्क को, ठीक है, असेंबली को आग लगा दो। पॉइंट आ गया आपका। और मतलब है कि ये कहते थे कि पूरे मुल्क को जला दो। ये अल्फाज ये बोला करते थे। ये अल्फाज मंसूर इनको सुनाए, ये आपका पॉइंट आ गया जी। ठीक है अली साहब, बिल्कुल कुछ इनके सामने आ रहा है। ठीक हो गया अली गौहर साहब, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। कादिर भाई, आपकी तरफ में आता हूं।
ये जो अब एक सिचुएशन बनी हुई है जिसके अंदर हमने देखा है कि ऑपोजिशन एक बड़ा संजीदा रोल अदा कर रही है, उसको इनकैश नहीं कर रही, जिस तरह अभी अली गौहर साहब भी कह रहे थे कि जब इन लोगों की हुकूमत थी उस वक्त जिस तरह ऑपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और वो इनकैश कर रही थी इस चीज को और उसको और इग्निशन दे रही थी। आप अब क्या देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी हुकूमत की कहीं पर नजर आ रही है कि हुकूमत करने क्या जा रही है, या ये जो जवान पुलिस के इन्हीं को सिर्फ शहीद कराना मकसद था? आप इसको कैसे देखते हैं जी? मंजूर भाई, पहली बात तो ये कि मुकाफात अमल है। अली गौहर बलोच साहब और मेरे भाई ने बड़ी तफसील से आपको सारी चीजें सुनवाई है और थोड़ा सा वो पीछे गवर्नमेंट भी बताया जहाँ वो कजन खबरें खोज रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के पशरवारे लटका रहे थे और पीछे पे हमले किए, पुलिस अफसरान को थप्पड़ मारे, खुद इश्तिहारी हो गए वगैरह। बात यह है कि मेरे ख्याल में इनको तो तजर्बा होना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ, फिर नून लीग के खिलाफ तो इन्होंने इन लोगों को उकसाया और इन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया। तजर्बा इस मामले में 10 साल का तजर्बा है। इनको तो बड़े आसानी से उनको डील करना चाहिए और इनको तो ये भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ से ऑपरेट होता है, कहाँ से मैनेज होता है, कहाँ से फंडिंग होते हैं, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। है लेकिन सवाल ये है कि ये लोगों का जाहिलों का टोला है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं कि वो क्या करें। आप मुझे बता दें, ये टेप के ऊपर जो पाबंदी लगाई ये आज नहीं लगाई, ये अप्रैल 2020 में लगाई, मेरे इलेक्शन से 15-20 दिन पहले। ठीक। तो तलादम के बावजूद DLP ने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, PTI का, PDF का सबके कैंडिडेट थे, इन्हें कुछ नहीं कहा उनको, बल्कि उस याद हो तो हुकूमत ये था कि हम रेफरेंस दाखिल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से उन कायदा पूरा कंप्लीटली बैन लगा और फिर इलेक्शन कमीशन से रिव्यू कर आज तक उन्हें नहीं किया। चलो उसको भी छोड़ देते हैं, सियासी खेल खेलना चाह रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अभी 3 दिन पहले की बात है, आपको याद हो आपके तमाम टीवी चैनल ने खबर नशर की है कि भाई वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हाँ जी। और 60 तो इनके कारकुनान को क्या कर, ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है, हम भी बड़ी खुशगवारी बात है जो उन्होंने किया हमारे खिलाफ या नून लीग के खिलाफ खेला गया। हम तो नहीं चाहते कि पाकिस्तान को इस नैश पहुंच जाएंगे, सियासी जरूर करेंगे असम्बली की हद तक रोडों पे, लेकिन इस तरह नहीं करेंगे जो उन्होंने किया। चलो उसको भी एक तरफ रख देते हैं। तो फिर क्या हुआ कि भाई जब आपने 350 लोगों को रिहा भी कर दिए, रिहा के बाद आपने कहा कि एक आध पॉइंट रह गया, असम्बली के अपना काबीना के सामने पेश करेंगे और फिर मामला खत्म हो जाएगा। और फिर अचानक या यू टर्न का कि उन्होंने कहा बात है, इनसे तो बात नहीं हो सकती है, ये तो आलमी दहशतगर्द होते जा रहे, इससे तो कनेक्शन इंडिया के साथ मिल गए, इनके तो कायदा अकाउंट पकड़े गए। भाई अब ये भी पता चला आपको, ये तो अप्रैल का कदम करार दिया आपने। और आपकी 3 दिन पहले की भी बात छोड़िए, अभी आपकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से 5 मिनट पहले आपको पता चला। बस खुदा का खौफ गालो, ये गद्दारी का, ये कुफर का, ये ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। ठीक, आपने ले वो एक सियासी सोच अगर आपके पास है, जो कि नहीं है, आप उसी तरह से डील करें। अगर आपसे नहीं डील होता है तो आप अपोजिशन को ललकारें, अपोजिशन को बुलाएं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कादिर भाई, आई गॉट योर पॉइंट। आफ्ताब भाई, 2 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक, हमेशा ये रेफरेंस अब दिया जा रहा है 14 अप्रैल को जी पाबंदी लगाई जाती है, 15 अप्रैल को कहा जाता है कि कोई करारदाद पेश नहीं करेंगे, 20 अप्रैल को कहा जाता है कि करारदाद पेश करेंगे और अमजद नियाजी ने इसकी पार्लियामेंट के अंदर पेश भी की। और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो खबरें हैं कलअदम तहरीक पर पाबंदी के हवाले से, उन्होंने भी वजाहत देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के आर्टिकल 17(2) और इलेक्शन एक्ट की दफा 212 के तहत वफाकी हुकूमत किसी भी जमात पर पाबंदी का ऐलान करेगी। इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत ने सियासी जमातों पर पाबंदी के लिए 15 दिन के अंदर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजना होता है। इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस के हक में फैसला दे तो मुतलका सियासी जमात फौरी तौर पे तहलील तस्वुर होगी। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन मुतलका सियासी जमात के अरकान ने कौमी व सूबाई असेंबली या लोकल गवर्नमेंट बनने के लिए नाअहल करार देगा। यह इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आ गया है। स्ट्रैटेजी क्या है आप लोगों की, क्या करने आप लोग जा रहे हैं?
तो मंसूर, पहले तो मैं आपके साथ बहुत माजरत खा हूँ और जुर्माना भी दूंगा आपको कि अगर मौका मिला तो नेक्स्ट टाइम आपके स्टूडियो में आके प्रोग्राम करूंगा। मेहरबानी जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए मंसूर भाई, आप बहुत संजीदा सहाफ़ी हैं, इसीलिए मैं आपको मना भी नहीं कर पाता क्योंकि आप बहुत अच्छी वर्किंग के साथ प्रोग्राम करते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान है, ये 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इसमें तमाम मकतब फिक्र के लोग मौजूद हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं और ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज करना हर एक का बुनियादी हक है, वो एहतजाज करे, लेकिन एहतजाज पुरअमन हो। अगर जिस एहतजाज के अंदर सिक्योरिटी के इदारे के नौजवान शहीद हों या एहतजाज करने वाले भी लोग शहीद हों, अब ये नहीं हम कह सकते क्योंकि एक तरफ वो उनको अपना शहीद कहते हैं, दूसरी तरफ रियासत अपने लोगों को शहीद कहती है। ठीक है, लेकिन दोनों तरफ जो है वो एक मुसलमान है और वो आपस में एक है। लेकिन एहतजाज बिल्कुल सही, आपका हक है एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज का एक तरीकेकार मौजूद है कि ये ऐसा इशू था कि जिसके अंदर रोडों के ऊपर आने वाला एहतजाज नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि अगर किसी दूसरे मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम होता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के सिलसिले में किसी की जुर्रत नहीं हो सकती गुस्ताखी करे, और कोई कर भी नहीं सकता। जिसको अल्लाह ने इतना बड़ा अजीम रुतबा दिया हो उसको कौन के उसकी गुस्ताखी कर सकता है, लेकिन उसके मुल्क के कानून के मुताबिक हो। अगर हमारे मुल्क में खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर कोई ऐसा हरकत करेगा तो पाकिस्तान का कानून उसके ऊपर वाज़ेह है, वो पाकिस्तान का कानून उस पर लागू होगा। अब हम करते क्या है कि हम दूसरे ममालिक के इश्यूज को लेकर जब अपने मुल्क में आते हैं तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप एहतजाज करते हैं। हमने भी बहुत एहतजाज किए, ये तो आपको पता है ज़माने से ये चीज़ें चली आ रही हैं। हम क्या करते थे, एहतजाज करते थे, पुरअमन मार्च करते थे और उस एम्बेसी के बाहर तक जाके अपनी करारदाद पेश करते थे, अपनी जो है उनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते थे और फिर डिस्पर्स हो जाते थे और पुरअमन तरीके से। यकीनन उसमें मंदुखेल साहब भी शामिल हुए होंगे, उसके अंदर अली बलोच भी शामिल होगा, मंसूर भी शामिल होगा। लेकिन ये कहाँ का तरीक़ेकार है कि जी आप जो है वो लोगों के अमलाक को, लोगों की जानों को खतरे में डालें, लोगों के कारोबार को, लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालें, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब जब वो मैं तो देखिए मैं हुकूमती नुमाइंदा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जी जो भी चीज़ है, जो मुआहिदा है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए है। आप बिल्कुल उसको टेलीकास्ट करेंगे, जी ये मुआहिदा हो रहा है, इनकी ये डिमांड है, अगर उनकी डिमांड जायज़ है तो फौरन मान लेनी चाहिए, अगर जायज़ नहीं है तो ताकि आवाम को भी पता चले कि ये कहते क्या है। क्योंकि सुनने में ये आता है बाज़ दफ़ा कि ये जब अंदर बैठते हैं तो एग्री करते हैं और जब बाहर अपने मॉब में आते हैं, अपने लोगों के पास आते हैं तो उससे इनकार कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, ताकि आवाम को भी पता चले कि ये हो क्या रहा है। और जहाँ तक सवाल रह गया कि बिल्कुल अगर इनकी जायज़ मुतालबात है उनको ख़त्म किया जाए और उनके साथ बैठकर नेगोशिएशन की जाए। देखें, आज ये है, कल कोई और उठेगा, परसों कोई और उठेगा, ये तो चलता रहेगा। कभी डिफरेंट इश्यूज के ऊपर उठे। बिल्कुल ठीक है रे, बिल्कुल। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है और बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ ये है कि हुकूमत एक मुआहदा है और उसके बाद कुछ अरसे बाद एक और जो उस वक्त के वफाकी वज़ीर है वो आते हैं और कहते हैं कि जी ये जो मुआहदा हुआ था, उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर और जो रिलीजियस अफेयर्स के फेडरल मिनिस्टर्स थे, इन लोगों ने जो मुआहदा किया था उसका प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था। ये किस हद तक बात दुरुस्त है? क्योंकि अगर ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है तो फिर तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस तर्ज हुकूमत के ऊपर। इस पर बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी अली गौहर साहब, मुझे ज़रा सवाल मैं छोड़ गया था, मुझे समझाएं कि पहले इनसे एग्रीमेंट होता है, उसके बाद कुछ अर्से बाद जब ये दोबारा आते हैं तो कहा यह जाता है, उस वक्त एक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा साहब, जो इस वक्त तो खैर नहीं है वफाकी वज़ीर, वो अब कहते हैं कि जी ये जब एग्रीमेंट हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था। अली भाई, ये कैसे हो सकता है? हाउ इट इज़ पॉसिबल कि प्राइम मिनिस्टर के नोइंग के बाइंग के बगैर कोई ऐसा एग्रीमेंट उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर और रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर कर दें? क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए मंसूर, ये तो बिल्कुल मजाका खेज बात है और जो मतलब है कि वो वाडा साहब ने बयान दिया, बल्कि ट्वीट की शायद, तो उसमें तो उन्होंने लिखा है कि जो उस वक्त के वज़रा हैं,
मतलब है कि वो प्राइम मिनिस्टर का नाम ऐसे ही ले रहे हैं, उनको चाहिए कि सामने बात करने का मकसद ये है कि जब भी कोई किसी तंजीम के साथ कोई वादा होता है, वफाकी वुज़रा करते हैं, तो वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट और ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है। ट्रू। तो इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बाहैसियत हुकूमत अगर आपने साथ कोई मुआहदा किया तो फिर आपको सोच समझ के करना चाहिए था। जिन बातों के ऊपर आपने मुआहदा किया, जिन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आपने मुआहदा किया, फिर आज आपको वो चीजें तस्लीम करनी चाहिए। और अगर आप ये समझते हैं कि वो चीजें आप तस्लीम नहीं कर सकते और उन पर अमल दरामद नहीं करवा सकते, तो फिर आपको ऐसा मुआहदा एज अ हुकूमत करना ही नहीं चाहिए। बहरहाल हर सूरत में ये प्राइम मिनिस्टर पर और उनके वुज़रा के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है कि ये तो फिर मतलब है कि उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, वो इस बात को तस्लीम करें। और अगर आज वही मुआहदा उठाकर जो टीएलपी के लोग हैं वो हुकूमत को दिखा रहे हैं, वो पूरी पाकिस्तानी कौम को दिखा रहे हैं कि हम तो जनाब वही मुआहदा मनवाना चाहते हैं जो हमारे साथ हुकूमत ने किया था। मकसद ये है कि जिस वक्त आपको याद है 2013 में जब मियां साहब की हुकूमत आई और उसके बाद जब टीएलपी की ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, तो उस वक्त इनके वफाकी वजीर जो मौजूदा है खारजा के, शाह महमूद कुरैशी साहब, तो इनके धरनों में बैठा करते थे और कहते थे वाह जी वाह किया करते थे और इनके हक में बोला करते थे। ठीक है। क्या उस वक्त की मतलब है जो हुकूमत है या जो स्टेट की रेट है उस वक्त चैलेंज नहीं किया कि मतलब है ये कर रहे थे? आज इनको महसूस होता है कि आज ये हुकूमत की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। पॉइंट आ गया तो आपका। मकसद ये है कि ये कौन सा असलूब है, ये कौन सा तरीका है हुकूमत चलाने का। यही बात है कि ये एक नालायकों की हुकूमत है, गैर। अली भाई पॉइंट आ गया जी आपका, ठीक हो गया। इसलिए हम कहते हैं ओके। अच्छा कादिर भाई, हम कहते हैं कि ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है, ये एक नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। अली भाई पॉइंट आ गया जी, फेलियर है। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया। कादिर भाई मुझे एक चीज बताएं, मज़ाकरात की बात होती है, कभी कहा जाता है हम मज़ाकरात नहीं करेंगे, कलअदम तंजीम है, इनको हम बिल्कुल दहशतगर्दों की तरह एड्रेस करेंगे, इनसे डायलॉग नहीं करेंगे, लेकिन उसके अगले ही लम्हे आप उनसे डायलॉग भी कर रहे हैं। कल भी डायलॉग कर रहे थे, अभी शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि हम लोग डायलॉग कर रहे हैं, शाम तक पता चल जाएगा, कौम से प्राइम मिनिस्टर खिताब करेंगे। सर पॉलिसी कुछ आपको अंदाजा है? आप लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं कि पॉलिसी क्या बनने जा रही है, या है क्या इस वक्त पॉलिसी हुकूमत की? भाई मैं पहले बड़ी तफसील से आपकी सारी चीज इनकी नालायकियां बता चुका हूँ। सवाल ये है कि शेख रशीद साहब, कल मैं एक टीवी चैनल पे उसको देख रहा था, सुन रहा था, तो जब उनको बताया गया कि भाई आपका फैसल वाडा, आपका फवाद चौधरी का ये स्टेटमेंट है, तो कह रहे यार छोड़ दो, बस आप आगे बात करो। तो इनके को अब इनका एक रस्म बन गया। सवाल ये है कि ये सारी चीजों का एक ही मतलब निकलता है। फैसल वाडा साहब ने जो बयान दिया है, मुझे नहीं समझ रहा है कि शेख रशीद तो कह रहे मैं गेट नंबर 4 का पैदावार हूँ, वो अभी कौन सा गेट उसने पकड़ लिया है, और फवाद चौधरी कौन सा गेट का है। तो इनका आपस में अभी आप देख रहे हैं इनकी बातों का पता चल रहा है कि एक दूसरे के साथ एक पेज पे नहीं है, जबकि एक पेज की बात शुरू दिन से कर रहे थे। लेकिन सवाल ये कि अगर मैं फैसल वाडा साहब की बात जो कि उन्होंने कही है और मैं सोचूं, तो फिर ये किस बात का वज़ीर आज़म है कि इतना बड़ा मुआहदा होता है और मुआहदे में इनके वजीरों के साइन होते हैं, बहुत सारे नामी गरामी लोगों के साइन होते हैं, और वज़ीर आज़म को पता नहीं है। तो फिर वही बात मैं कहता हूँ कि वज़ीर आज़म का पेट्रोल को डॉलर का टीवी से पता चलता है, अपनी शेरवानी का घर से पता चलता है। तो फिर मैं यही मतलब हूँ, अब ऐसी सूरत हाल में ऐसी हुकूमत को आप क्या नाम देंगे, वो आप खुद तजवीज कर ले। सवाल ये है कि हम फिर भी ये कहते हैं, आपने 10 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों के खिलाफ जो ड्रामे किए, जिन लोगों को आपने इस्तेमाल किए, हम नहीं चाहते। आज भी मैं कहता हूं कि देखिए 11 आपने पुलिस वालों का बताया और इससे ज्यादा जख्मी हुए हैं जी, और कारकुनान का भी यही टीवी वाला, तो मैं कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस सिलसिले में पाकिस्तान भर के जहेद उलमा से यह अपील करूंगा कि आइए आप अपना रोल अदा करें, इन नकमों के असरे में नहीं रहे। आप रोल अदा करें, टीएलपी के सामने बैठे, जो इनके जायज मुतालबात है वो जरूर सुन ले,
और जो अगर नाजायज है या पाकिस्तान के खिलाफ है या जो इस तरह ये प्रोपेगेंडे करे, उनको सुनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आफ्ताब भाई, दो चीजें अब आपने मुझे जरा इसका बताना है, हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम है। एक तो ये जो तमाम वफाकी वुज़रा की जो स्टेटमेंट्स हैं एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं? क्योंकि जो डिस्कशन कर रहा है या जो डिबेट कर रहा है, जो डायलॉग कर रहा है, अगर उसकी स्टेटमेंट्स चेंज हम लोग देखेंगे टीवी के ऊपर तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है, नंबर वन। नंबर टू, अब आप लोग गोइंग फॉरवर्ड आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि जीटी रोड बंद है, खंदकें खोदी हुई हैं और वहां पर बैनर्स लगा दिए गए हैं कि जी इस लाइन को क्रॉस नहीं करना रेंजर्स की तरफ से। सो सिचुएशन अब क्या हो रही है? लोगों को यह बड़ा इस वक्त इंपल्सिव हुए हैं जानने के लिए कि सिचुएशन क्या है अब यहां पर। अच्छा मंसूर, पहली बात तो ये कि देखिए, मैं तो शदीद तौर पे मैं अपने आप को ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ कि मैं तो इस सिस्टम के खिलाफ हूँ कि ये जो बात हो रही है, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, देखिए मैं भी मुंतखब नुमाइंदा हूँ, मैं कराची से मुंतखब हुआ तो लेकिन हूँ कौमी असम्बली का मेंबर और पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ और फिर मैं एक मिनिस्ट्री के साथ एफिलेटेड भी हूँ, उनका पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हूँ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ना मुझे कोई पता है ना कुछ है। ये तो हम जो आपसे सुनते हैं और जो अखबारों में पढ़ते हैं उसके मुताबिक हम जो है बात करते हैं कि जी फवाद चौधरी साहब ने ये बात की, शेख रशीद ने ये बात की। देखिए होना ये चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर फौरन पार्लियामेंट का इजलास बुलाना चाहिए था, पार्लियामेंट के अंदर इसको डिस्कस करना चाहिए था, पार्लियामेंट के अंदर सामने रखना चाहिए था मुआहिदा कि ये मुआहिदा है, ये वो कह रहे हैं, ताकि पूरे पार्लियामेंट उसके ऊपर होती है। अगर जो मुल्क के, जैसे अभी कादिर भाई ने कही, बहुत अच्छी बात है कि जो उनकी बात मानने वाली है वो उनकी मान ली जाती, जो नहीं मानने वाली है तो उसके ऊपर कौम स्टैंड लेती। लेकिन बदकिस्मती से हमारा कोई सिस्टम ऐसा है कि हम एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं करते। अब हम मतलब एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं चैनल्स पे बैठता हूँ, मैं दिन में 2-2 3-3 चैनल्स पे बैठता हूँ, लेकिन मफरूजे के ऊपर गुफ्तगू करता हूँ जो कि मुझे समझता हूँ, मैं अब समझता हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए। और इसलिए अब मैं आज के बाद से जो है इस मौजू के ऊपर लोगों से माजरत कर लूंगा कि मैं नहीं कर सकता आपसे बात। नहीं आफ्ताब भाई, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जो सिचुएशन से जो आप बता रहे हैं, सिचुएशन एक्चुअली में ऑन ग्राउंड भी ऐसी है। अगर हम लोग भी बात कर रहे होते हैं, हम लोग भी उसी इंफॉर्मेशन पर कर रहे होते हैं जो हम लोगों को एक ग्रास रूट लेवल से आ रही होती है। लेकिन लास्टली मुझे जरा क्लोजिंग पॉइंट्स दीजिएगा आफ्ताब भाई। पहले आपसे मैं इस पे पॉइंट लूंगा, हुकूमत इसको निगोशिएट करके कोई रेजोल्यूशन की तरफ अब जा रही है या आपको लगता है अभी इसका टाइम स्पैन फर्क है या देर लग सकती है इस पे, ये बताइएगा। मंसूर भाई, इस वक्त कौम जो है, मुल्क जो है, किसी भी चीज की डिले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो भी फैसला करना है उसको जितनी जल्दी कर लेंगे इतना अच्छा है इस मुल्क के लिए, इसकी मुल्क की सलामती के लिए, लोगों की जानों और माल की हिफाजत के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अली गौहर साहब, सेम क्वेश्चन विद यू। क्या आप देखते हैं इसका क्लोजिंग एंड आ रहा है आप लोगों को इस वक्त? जितनी आपने वजादारी से ऑपोजिशन ने इस दफा अपना रोल अदा किया है, ये कम ही पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री के अंदर हुआ है। हाउ डू यू सी दिस एंडिंग अप जी? अभी एक मिनट, जी जी, मामलात होते हैं, मतलब है कि हालांकि जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त जो कुछ हुआ उस पर तो मैंने रोशनी डाली, लेकिन बात यह है कि हमने तो अभी भी बासियत ऑपोजिशन इंतहाई ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है, इन इश्यूज को उछाला नहीं है, इसमें कोई ऐसा मतलब है कि स्टेप नहीं उठाया कि जिसके वजह से कोई स्टेट को परेशानी बने या कोई हालात खराब और मजीद बिगड़े या खराब हों। लेकिन मकसद ये है कि जो इस वक्त दोनों अतराफ से, चाहे पुलिस के लोग अगर शहीद होते हैं तो वो भी हमारा नुकसान है, अगर मतलब तहरीक के लोगों में से कुछ लोग जख्मी हुए हैं, शहीद होते हैं, तो वो भी हमारे पाकिस्तानी और मुसलमान हैं। तो इसलिए हमारा तो ये फर्ज बनता है कि हम ये इस पर हुकूमत को चाहिए कि पार्लियामान के अंदर आकर अपनी पार्लियामान के अंदर आके, ठीक हो गया कादिर भाई, लास्ट कमेंट ऑन योर, ठीक हो गया कादिर भाई, लास्ट कमेंट कीजिएगा 30 सेकंड जी। अली गौहर साहब ने बड़ी खूबसूरत तजवीज दी है, पार्लियामेंट का पूरी तौर पर इजलास बुला के और पार्लियामेंट की अपोजिशन को सुना जाए और एक ऐसी तजवीज ताकि एक मुश्तरका हो, ताकि रोज उसकी जो 10 साल से हम ये चीजें भुगत रहे ताकि एक लामत तय हो। और दूसरी बात ये कि आप आफ्ताब भाई की इस बात से अंदाजा लगा ली कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कादिर भाई थैंक यू वेरी मच जी, सॉरी मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। आफ्ताब जहांगीर साहब थैंक यू वेरी मच, अली गौहर बलोच साहब थैंक यू वेरी मच जी। फिर से एक छोटी सी ब्रेक लेते रहिएगा।
नाज़रीन, हम लोगों ने प्रोग्राम के पूरे सेगमेंट हम जितनी बात की उसके अंदर हमने बताया कि हुकूमत की कौन सी कोताही है, लेकिन अब एक मेरे ख्याल में क्रिटिकल एनालिसिस भी होना चाहिए पुलिस का। पुलिस ने क्या किया, पुलिस का फंक्शन क्या था, पुलिस की प्लानिंग क्या थी। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पीस टाइम्स के अंदर पुलिस कोई ट्रेनिंग नहीं है, पुलिस किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज नहीं करती एज़ कम्पेयर टू अगर आप फ़ौज की बात करें तो वहाँ पर पीस टाइम के अंदर उनकी ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, उनकी एक्सरसाइजेज भी हो रही होती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस की उस तरह की ट्रेनिंग्स नहीं होती। एक यूनिट बना था ARU, एंटी राइट यूनिट, जिसके अंदर 1500 जवान थे, अफसरान भी उसके अंदर शामिल थे, उसको हेड एक SP करता था। मैंने इस पूरे जो सिचुएशन लाहौर के अंदर हुई उसके अंदर मैंने इसको नहीं देखा। ये कहाँ था, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये वही था जिसको मॉब हैंडलिंग के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से ARU को हमने नहीं देखा। दुनिया सलाम करती है अपने हीरोज़ को जो शहीद हो जाती हैं, लेकिन दुनिया सबसे ज़्यादा कदर भी करती है अपने उन अफसरान की जो फील्ड के अंदर होते हैं। हमारे केस के अंदर हम लोग शायद अदरवाइज सोचते हैं। इन लोगों की जब ट्रेनिंग की गई थी ARU वालों की, एक इसलिए की गई थी कि इनका टेम्परामेंट बहाल हो, इनका टेम्परामेंट कंट्रोल रहे, मॉब डीलिंग अच्छे तरीके से हो। लेकिन हमने देखा कि ऐसी कोई चीज़ हमने वहाँ पर नहीं देखी। इनको आयरन शील्ड्स दी गई थी, इनको ब्लॉकर्स दिए गए थे, इनको वाटर टैंक्स दिए गए थे। बदकिस्मती से मैंने लाहौर के अंदर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ होते नहीं देखी। ये सारी चीज़ें थी जब ट्रिगरिंग पॉइंट के ऊपर इनको रोकना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता कि लाहौर पुलिस क्या पी कर बैठी हुई थी कि उन्होंने कहा नहीं, हम इनको नहीं रोकेंगे। तमाम अफसरान रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन इस केस के अंदर नहीं हुआ। आपको याद होगा किसान आए थे, फार्मर्स, और उसके अंदर वहाँ पर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ था पानी से, और उसके बाद किसी भी शख्स को ये अलाउड नहीं है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कि वो सड़कों को ब्लॉक करे और अपनी सिचुएशन क्रिएट करे। लेकिन हमने देखा कि शील्ड्स का इस्तेमाल कहीं पर नहीं हुआ। डॉल्फिन हमने देखी, डॉल्फिन तो स्ट्रीट क्राइम के लिए आप लोगों ने रखी हुई है। डॉल्फिन का क्या काम था वहां पर? जिस यूनिट का काम था, जिसको आपने रखना था, आपने उसको नहीं रखा, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो दूसरे लोग थे वो उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हुई, और जो हमारे वैसे जवान थे वो जख्मी भी हुए और शहीद भी हुए। एक और चीज़, जब लाहौर से हम निकलते हैं, मुझे याद है कि सल्तनत जब दिल्ली की थी तो उस वक्त भी रावी को कॉर्डन ऑफ किया जाता था। रावी के ऊपर अगर आपने रावी को होल्ड कर लिया तो आपकी सिचुएशन आपके हाथ में है, लेकिन बदकिस्मती से उसको भी नहीं रोका गया। अगर आज भी हम न्यू रावी ब्रिज के ऊपर जाएं और कोई गाड़ी पंक्चर हो जाए तो घंटों वहाँ पर लोगों का रश लगा रहता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ लाहौर की तरफ से नहीं की गई। अब चनाब को ब्लॉक किया, तो अब देखना यह है कि अब सिचुएशन कैसी होती है। ये एक अच्छा फैसला है जो इस वक्त की किया है। ट्रूप्स की अगर मैं बात करूं, ट्रूप्स को कैसे लेकर जा रहा है, आप प्रिजनर्स वैन के अंदर ट्रूप्स को लेकर जा रहे हैं और आपका ख्याल ये है कि चीज़ें वहाँ पर ठीक रहेंगी। आपने लोगों का मोराल, जब आप अपने लोगों को कहीं पर ऐसी सिचुएशन में लेकर जाते हैं तो उस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनका मोराल कैसा है। उसके बाद मैं बात करूँगा ARU का SP, कहाँ है वो SP, कहाँ पर है वो SP? वो SP नहीं है, क्योंकि जो लगता है वहाँ पर आप उसको उठाकर DPO लगा देते हैं। तो या तो आप आज ये फैसला कर लें कि जितने लड़के 18वें ग्रेड के हैं हमने उनको उठा के DPO लगाना है, क्योंकि उनके पास सिफारिशें भी हैं, क्योंकि वो CSS करके आ गए हैं। सो उनके लिए DPOशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ज़िलों के अंदर डिविजनल SPs और ये पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं। ये दोबारा से एक लैप्स हम देखते हैं। उसके बाद आता है रोल SP सिक्योरिटी का। कहाँ था SP सिक्योरिटी? उसने क्या काम किया? उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी? वो इंटरनल चीज़ों को एड्रेस करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबको मेरे ख्याल में DPO लगने का सबसे ज़्यादा शौक है। उसके बाद आ जाती है जी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसके दरमियान होती है? ट्रैफिक के दरमियान होती है, लॉ एंड ऑर्डर के दरमियान होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर होती है, और ये एक परमानेंट प्लेसमेंट होती है चीज़ों की, लेकिन हमने देखा वो नहीं है। अब जहाँ पर इतनी मुश्किल परफॉर्मेंस लाहौर पुलिस ने दी, क्योंकि इनके पास, और मैं ये भी बताता चलूँ, पूरे पंजाब के पास तकरीबन 2-2.25 लाख की नफरी है, जिसके अंदर से 35,000, सही सुन रहे हैं आप, 35,000 की नफरी सिर्फ लाहौर की है। लेकिन उसके बावजूद ये मॉब यहाँ से निकल गया है और हम लोग रोक नहीं सकी लाहौर पुलिस। मुझे नहीं पता कि तमाम लोग जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये तमाम लोग
किस वजह से आज भी अपनी पोजीशंस के अंदर बैठे हुए हैं। शेखुपुरा की मैं बात करता हूं, शेखुपुरा की टोटल नफरी 2000 है और मैं सलाम पेश करता हूं डीपीओ शेखुपुरा का, आरपीओ शेखुपुरा को। ये लोग जो भी हैं, इन लोगों ने जिस तरह वहां पर इस चीज को मैनेज किया, मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे जिले होंगे जिन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग डिटरेंस दिया और उन्होंने आखिरी हद तक इन लोगों को कटेल भी किया, मैनेज भी किया। उसके बाद आ जाते हैं आगे गुजरांवाला में। ये गुजरांवाला की जो बेल्ट है ये 70 से 75 किलोमीटर की है और इसके अंदर सिर्फ एक जो गलत डिसीजन है सादुकी के ऊपर, इन्होंने इनके ऊपर हिंड्रेंस क्रिएट की। क्यों? वहां पर सारे गांव हैं साथ, आप उस मौके के ऊपर किस तरह हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं जब आपको पता है कि यहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो आपकी जो सोचना है, जो आपकी प्लानिंग है, वो बदकिस्मती से हम देखते हैं सवाए शेखुपुरा रेंज के लाहौर और गुजरांवाला की एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहा है। मैं एक चीज़ और जाते हुए बताता जाऊं कि जस्टिस जवाद हसन जो लाहौर हाई कोर्ट के थे, इन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर ये चीज़ आर्टिकल 184 के तहत कहा था कि लाहौर के अंदर डिफाइन करें रेड जोन्स कौन से हैं। नहीं किया गया। उन्होंने कहा गया था कि एंटी राइट लॉ बनाएं, नहीं बनाया गया। सो अगर ये स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि चीज़ें आगे कैसे चल रही होंगी। आज भी मेरे ख्याल में एक सवालिया निशान है और ये एक सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ इस वक्त के आईजी पंजाब राव सरदार अली खान के लिए कि लाहौर पुलिस की परफॉर्मेंस आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता। आपने सेफ सिटी, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में बैठ के सब कुछ देखा और आपके साथ बहुत सारे और लोगों ने देखा। और सिमिलरली जो गुजरांवाला में इस वक्त सिचुएशन के साथ हम लोग दरपेश हैं, ये किसी भी किस्म से हमारी गलती है और पंजाब पुलिस इसके अंदर उतनी ही कसूरवार है, स्पेशली लाहौर पुलिस, जितना कि कोई होना चाहिए। इसका रिजल्ट क्या होगा ये आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।